आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे संस्मरण और दिनेश चौधरी की किस्सा गोई का अनोखा शाहकार आवाजों के अफसाने का अब पेश है 7वां अफसाना, यानी एपिसोड 7। शीर्षक है चांद से जमी चांद से भी खूबसूरत नजर आती है। वो 1969 के साल में जुलाई महीने की 16वीं तारीख थी। शाम के 7:40 हुआ चाहते थे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एक विस्फोट हुआ, लगा जैसे जमीन हिल गई हो। तेज, बहुत तेज आवाजों के साथ अपोलो 11 आसमान के रास्ते अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला था, और इस ऐतिहासिक विस्मयकारी आवाज को मैंने बगैर किसी रुकावट के एशिया के तकरीबन बड़े हिस्से में कोई 1.5 मिनट तक गूंजने दिया। इस आवाज के गुम हो जाने के बाद भी देर तक मेरे कानों में सनसनाहट गूंजती रही। इसके बाद मैंने कुछ गानों की झलकियां बजाईं, जिसमें हर दूसरी पंक्ति में चांद का जिक्र था। कहना मुश्किल है कि हिंदी के कवियों गीतकारों ने चांद पर ज्यादा रचनाएं की हैं या उर्दू के शायरों ने। उस शाम से पहले चांद को लेकर जो भी गीत, गजल, कव्वालियां रही होंगी, मैंने उनके रिकॉर्ड्स खंगाल लिए थे। तब मुझे भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा तादाद में होंगे, पर मुझे इन सब की जरूरत थी। चांद को लेकर ढेर सारी उपमाएं हैं, पर सबसे ज्यादा वही महबूब वाली थी। इधर कला और विज्ञान में होड़ मची थी। विज्ञान चांद के कदम चूमने जा रहा था, और शायरी चांद को मीलों पीछे छोड़कर सितारों के रास्ते में थी। मैं इनके बीच कहीं लटका हुआ था, और अपोलो 11 के छूट जाने की गर्जनदार आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। अभी इस रोमांच से उभर भी ना पाया था कि डायरेक्टर जनरल नेविल जयवीरा, जी हां, नेविल जयवीरा कागजों का एक पुलंदा हाथ में थामे नमूदार हुए। अमूमन शांत सौम्य रहने वाले जयवीरा साहब उत्तेजना से थर्र थर्रा रहे थे। कहा, मनोहर, पूरी दुनिया में कोई 300 से ज्यादा टेलीग्राम केबल्स आ चुके हैं। मशीनें अब भी खड़खड़ा रही हैं। क्या हम इंसान के चांद पर कदम रखने की लाइव कमेंट्री जारी रख सकते हैं? कैन यू डू इट? मैंने हामी भर दी। वापसी का कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता था। ये बला मैंने खुद ही मोल ली थी। रेडियो सिलोन पहुंचने के बाद वहां बहुत सारा समय कैंटीन में ही गुजरता था। इस बीच भारतीय दूतावास के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि से दोस्ती हो गई थी। वे सरदार जी थे। निजी उपयोग के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें तयशुदा कोटे से मिलती थीं। इनमें शराब और सिगरेट भी थी। शराब वे अपने लिए रख लेते, और सिगरेट के पैकेट्स मुझे थमा जाते। कहते, इन्हें किसी को दे देना। थमाने के लिए मैं किसे ढूंढता फिरता, खुद ही फूंकने लगा। लत लग गई। इसी लत की जिद में मैं कैंटीन में बैठा हुआ अपने ही कामों की चीर फाड़ कर रहा था। सोचा कि 1.5-2 बरस यहां सिवाय फिल्मी गाने बजाने के अलावा मैंने किया क्या है। अब तक मैं 2 चाय पी चुका था और 2 सिगरेट फूंक चुका था। तीसरी सिगरेट के साथ दिमाग की बत्ती भी जल उठी। इंसान के चांद पर जाने की तैयारियों की खबर रोज अखबारों में आ रही थी। मैं इन खबरों को लगातार बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था। पता नहीं कौन सी अंतः प्रेरणा थी कि बिना किसी मकसद के इनकी कतरने निकालकर फाइल करता जा रहा था। गाहे बगाहे वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुनता और उनकी अबूझ सी बोली को बूझने का जतन करता। इसी बीच ये खबर भी मिली कि कोलंबो की अमेरिकन काउंसुलेट नासा में चांद तक उतरने की हर रोज की घटना को एक बुलेटिन के रूप में जारी कर देगी। ये मेरे लिए बड़ी खबर थी।
तीसरी सिगरेट के मसलने से पहले मैंने अपने इरादों को पक्का कर लिया और तय पाया कि आने वाले दिनों में होने वाली इस महत्वपूर्ण घटना की लाइव कमेंट्री हिंदी में की जानी चाहिए। मैंने अपने इरादों के बारे में वर्नन कोरिया साहब से बात की। वे व्यावसायिक सेवाओं के निदेशक थे और आगे चलकर बीबीसी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे मुझे भी बीबीसी में एशियाई क्षेत्र का निर्देशक बनाना चाहते थे, पर यह प्रसंग फिर कभी। कोरिया साहब ने डायरेक्टर जनरल नेविल जयवीरा से बात की। उन्होंने जो सुना उस पर यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया। हिंदी सेवा में कुल जमा 4 या 5 लोग थे। तकनीकी ज्ञान सबका शून्य था। अंग्रेजी में भी हाथ थोड़े तंग थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे होगा। उन्होंने मुझे तलब किया। मैंने बहुत धैर्य के साथ अपनी योजना बताई। जयवीरा साहब भारत में आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे, जिसे आजकल आईएएस कहते हैं। आला दिमाग अफसर थे और चीजों को सुनने समझने की सलाहियत थी। उन्होंने हरी झंडी दे दी। रेडियो कमेंट्री करने का मुझे कोई खास अनुभव नहीं था। जसदेव सिंह से जरूर हॉकी की कमेंट्री सुना करते थे और वे दिल की धड़कनों को बेतरह बढ़ा देते थे। कभी कभी थिएटर करते हुए उनकी कमेंट्री की नकल कर लिया करते थे हम। बस इतना ही। पर अब उनका जिक्र निकल आया है तो उनसे मुलाकात का किस्सा भी सुनाता चलूं। डिस्कवरी चैनल वालों ने हिंदी प्रोग्राम की शुरुआत मेरी ही आवाज के साथ की थी। शुरुआती दिनों में ये काम सम्मानजनक था। फिर डबिंग के काम में बहुत से वेंडर्स आ गए। वे शुद्ध रूप से बिचौलिए थे। एक बिचौलिया काम लेकर दूसरे को थमाता, दूसरा तीसरे को, और आर्टिस्ट की बारी सबसे आखिर में आती। जाहिर है कि काम की गुणवत्ता में फर्क तो आना ही था। तो चैनल से जुड़ी एक एजेंसी ने दिल्ली की एक मीटिंग में काम से जुड़े सारे लोगों को बुलाया। जसदेव सिंह को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, यह बताने के लिए कि बोलना क्या है और कैसा होता है। वे अपने साथ डब की हुई आवाज के कुछ नमूने भी लेकर आए थे। एक एक आवाज के टुकड़े चलाते, उसकी व्याख्या करते जाते। एक टुकड़ा चलाया और कहा, ये सुनिए, ऐसा लग रहा है कि इन हजरात के पीछे कोई लाठी लेकर चल रहा है। जल्दी बोलो वरना मार खाओगे। कुछ और टुकड़े चलाए, उनकी भी इसी तरह की धज्जियां उड़ा दी। मैंने मन ही मन सोचा कि यार, मैं तो इन्हें भला आदमी समझ रहा था, पर ये तो कुछ और ही निकले। इनके प्रति मेरी श्रद्धा जरा कम होने लगी। फिर अगली आवाज सुनाई पड़ी। ये मेरी ही थी। शेक्सपियर की किसी कहानी का प्रसंग था। जसदेव सिंह कुछ देर सुनते रहे, फिर कहा, आहा, ये होती है वॉइसिंग। बोलने वाला कहानी के मजे ले रहा है। मैंने उनके प्रति अपनी राय फिर से बदल दी। श्रद्धा बहाल हो गई। चैनल वाले जानना चाह रहे थे कि प्रति घंटे 1,00,000-1,50,000 खर्च करने पर भी उन्हें विवरण में गुणवत्ता क्यों नहीं मिल रही है। मैंने उन्हें बताया कि बाजार में बिचौलियों का कब्जा है। आपकी राशि कलाकार तक पहुंच ही नहीं रही। उसका मेहनताना लगातार कम होता जा रहा है। एक सज्जन उखड़ गए, कहा कि आप तो दिहाड़ी मजदूर जैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा, आपका रवैया भी तो मिल मालिक जैसा है। बहरहाल चैनल की पिछली रिकॉर्डिंग में कुछ संशोधन करने थे तो मैं एजेंसी के स्टूडियो की ओर रवाना हो गया। जसदेव सिंह भी पीछे पीछे आ गए। कहा, चलो मैं भी देखता हूं कि डबिंग किस तरह की होती है। मैंने उन्हें भी एक हेडफोन थमा दिया। मूल आवाज अंग्रेजी में थी, मुझे हिंदी करना था। यह आसान काम नहीं होता। वाक्य और शब्दों के सटीक भाव तो व्यक्त करने ही होते हैं। पिच, पॉज और लिप सिंकिंग का भी ध्यान रखना होता है। जसदेव ने कहा, यार ये ते मुश्किल काम है यार, कमेंट्री करना। इसी दौरान स्क्रिप्ट लिखने वाली एक मोहतरमा मुझे हिंदी सिखाने पर आमादा हो गई। वे एक यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग की प्रमुख रह चुकी थीं।
उनका कहना था कि मैंने अंडरवर्ल्ड का अनुवाद न करते हुए उसे अंडरवर्ल्ड ही क्यों कहा। उनकी राय थी कि मुझे पाताल लोक कहना था। इसी तरह वे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वाक्यांश पर ऐतराज कर रही थीं। वे शायद डिक्शनरी लेकर बैठी हुई थीं और रत्ती की जगह ग्राम शब्द चाहती थीं। मैं उन्हें कैसे समझाता कि अनुवाद शब्दों का नहीं भावों का होता है। वे शायद उसी तरह के हिंदी प्रेमी थीं जो हकीकतन हिंदी के शत्रु होते हैं और मौका पड़ने पर रेलगाड़ी और सिग्नल को लौह पथगामिनी और आवक जावक सूचक यंत्र कहना चाहते हैं। जसदेव सिंह इस बहस का पूरा मजा ले रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये डिस्कवरी के लिए मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। इसके बाद मैंने स्टार वालों के लिए नेशनल जियोग्राफिक के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरा पहला प्रोग्राम रेशम रोड था, जो खैबर दर्रे से होकर आने वाले आतताइयों के बारे में था। है, रेडियो कमेंट्री का अब तक मेरे पास सिर्फ एक तजुर्बा था। छठवें पोप भारत होकर कोलंबो आ रहे थे। रेडियो सिलोन ने तय किया कि पोप के कोलंबो आगमन और उनकी धर्म सभा यानी मास पर हिंदी सेवा की ओर से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। मेरी तैनाती हवाई अड्डे पर की गई। विजय लक्ष्मी जी को रास्ते को कवर करना था और दलवीर सिंह परमार को सभा स्थल से विवरण देना था। हवाई अड्डे के कंट्रोल बूथ पर मैं दूरबीन लेकर खड़ा हो गया। मेरे साथ कमर्शियल सर्विसेज के विजय माने साहब भी थे। शाम का वक्त था। दूर उफक पर एक सितारा सा झिलमिलाया और कुछ नूर सा चमका। आगे ये रोशनी दो हिस्सों में बट गई, जैसे दो आंखें आकाश से जमीन की ओर निहार रही थी। ये पोप का ही विमान था और मैं अपना विवरण इसी तरह से बेहद संजीदगी के साथ किए जा रहा था। जितना मुमकिन हो सका मैंने कोशिश की कि मैं जो देख रहा हूं वही अक्स सुनने वालों के जहन में उभरे। पोप विमान से उतरे, लोगों का अभिवादन किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया गया। स्वागत सत्कार हुआ। फिर वे धर्म सभा के लिए सभा स्थल की ओर रवाना हो गए। मैंने राहत की सांस ली और कहा, अब आप आगे का विवरण हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी से सुनेंगे। उन दिनों के ओबी वैन आज की तरह के बेतार कार्डलेस न होकर तार वाले होते थे। कहीं ना कहीं से बिजली का जुगाड़ करना होता था। पता नहीं क्या हुआ कि विजय लक्ष्मी जी का संपर्क रेडियो स्टेशन से नहीं हो पाया। विजय माने साहब ने कहा, मनोहर, आप अपनी कमेंट्री चालू रखिए। पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्या सद्बुद्धि दे रखी थी कि पोप के आगमन से पहले मैंने न केवल पूरी बाइबल पढ़ डाली थी, दोनों बाइबल, बल्कि अपने हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण चीजों के नोट्स भी बना लिए थे। ये भी पढ़ रखा था कि धर्म सभा किस तरह होती है, उसके रस्म रिवाज क्या होते हैं। आगे सभा स्थल से दलवीर सिंह परमार भी नहीं जुड़ पाए और मैं हवाई अड्डे के टावर से सभा स्थल की लाइव रिपोर्टिंग करता रहा। अगले ही दिन पूरे श्रीलंका से मेरे नाम के ढेर सारे खत आते रहे कि मैंने किस तरह एक धर्म गुरु की छवि को साकार कर दिया। इसी दिन मुझे मालूम हुआ कि आंखों देखा हाल सिर्फ बाहर की आंखों से नहीं बल्कि भीतर की आंखों से भी देखा सुनाया जा सकता है। जो पढ़ाई और तैयारी मैंने की थी वो बेकार नहीं गई। ये अनुभव अपोलो 11 के मामले में भी काम आया। मैं लगातार अंतरिक्ष यात्राओं का वर्णन पढ़ रहा था। इसमें प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी और हिंदी के तकनीकी शब्दों को मैंने याद कर लिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह के नाम रट लिए थे। अमेरिकन काउंसलेट के बुलेटिन में काफी हद तक विवरण मिल ही जाता था। खाली समय के लिए हिंदी उर्दू के चांद वाले गाने तो थे ही, लेकिन ये सारी तैयारी घंटे 2 घंटों की ही थी और पहले साफ तौर पर मना कर देने वाले जयवीरा साहब भी अब कह रहे थे कि हमें चांद के पहुंचने तक की कमेंट्री जारी रखनी है। कैन यू डू इट? मैंने ओखली में सर रख दिया था। अब मुझे लगातार 5-6 दिनों तक रनिंग कमेंट्री करनी थी। मेरे हाथ पांव
फूलने लगे थे। जयवीरा साहब ने आश्वस्त किया कि मुझे हर मुमकिन सहायता दी जाएगी। हर एक विभाग के कर्मचारियों को मेरी मदद के लिए झोंक दिया गया। अगले 6 दिनों के लिए अपना बोरिया बिस्तर स्टूडियो में ही डाल दिया। एक तरह से मैं भी तभी आराम करता जब अंतरिक्ष यात्री आराम करते। दिन भर अमेरिकन काउंसलेट से हासिल बुलेटिन को उसी तरह पढ़ता जैसे साल भर आवारागर्दी करने वाले लड़के इम्तिहान से एक दिन पहले रट्टा मारते हैं। सिर्फ छोटी बड़ी शंकाओं के लिए स्टूडियो से बाहर निकलता और इतने समय के लिए विजय लक्ष्मी या दलबीर मोर्चे पर तैयार हो जाते। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैंने एक तरह से डबिंग वाली तकनीक ही अपनाई, जिसका मुझे पहले से कोई अनुभव नहीं था। टेक्निकल स्टाफ मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका की कमेंट्री हेडफोन पर मुहैया करा देता। फीडर के जरिए मैं इसे प्रसारित भी कर सकता था। मैंने वही किया। पार्श में वॉइस ऑफ अमेरिका की आवाज बहुत धीरे धीरे बजती और मैं अपनी आवाज इसमें सुपर इम्पोज कर देता। इसमें थोड़ी सी तकनीक थी, थोड़ी पढ़ाई थी, थोड़ा श्रम था, थोड़ी तात्कालिक बुद्धि थी, थोड़ी चतुराई थी और थोड़ा फरेब भी था। सुनने वालों को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मौके वारदात पर नहीं हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा सिर्फ रेडियो सिलोन ही था जो इस घटना को कवर कर रहा था। बाकी विश्व के किसी रेडियो ने हिंदी में कमेंट्री कवर नहीं की थी। अभियान का 6ठा दिन कयामत का दिन था। अपोलो 11 के मुख्य यान से चंद्रयान को अलग होना था। चंद्रयान में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे, जबकि माइकल कॉलिंस को मुख्य यान पर ही रहना था। मुख्य यान से चांदयान को अलग करना मशक्कत का काम था। इस काम में काफी वक्त लग गया तो जमीन पर स्थित नियंत्रण कक्ष ने चंद्र यात्रियों से कहा कि 8 घंटे आराम कर लें और उसके बाद ही चांद पर उतरें। हमें लगा कि अभी 8 घंटे तक कुछ नहीं होगा, तो हमने भी प्रसारण बंद कर दिया। मैं घर चला आया और अभी कपड़े बदल ही रहा था कि गाड़ी का तेज हॉर्न सुनाई दिया। मैं बाहर आया। मुझे फौरन से पेशतर वापस कूच करने को कहा गया। बस इतना बताया गया कि उधर कुछ हलचल वापस तेज हो गई है, आपकी जरूरत है। लौटकर कानों में हेडफोन डाला तो चंद्रयान बस उतरने की तैयारी में था। असल में हुआ यूं कि अंतरिक्ष यात्रियों ने आराम करने से मना कर दिया था। उनके सब्र का बांध टूट गया था और वे 8 घंटे इंतजार के मूड में नहीं थे। काफी बहस और नानुकर के बाद उन्हें इजाजत दे दी गई। इधर रेडियो सिलोन का सारा स्टाफ हमारे पीछे स्टूडियो के ठीक बाहर इकट्ठा हो गया था। आखिरकार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। वॉइस ऑफ अमेरिका के विवरणकार उत्तेजना में थे। वे मुहावरेदार अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे थे। मैंने अपने लहजे में यह सूचना प्रसारित की और पीछे इकट्ठा हुए मेरे सहयोगी तालियां बजाने लगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, यहां मेरा एक छोटा सा कदम मुकम्मल इंसान के लिए तरक्की की छलांग है। चांद से जमीन चांद से भी खूबसूरत नजर आती है।